हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीडोजेनेसिस एंड नियोटेनी के बारे में। समझेंगे कि पीडोजेनेसिस और नियोटेनी क्या होता है। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं नियोटेनी और पीडोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है। क्या ये दोनों टर्म सेम है या अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, उन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। यूजुअली जो नियोटेनी और पीडोजेनेसिस है इनमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि कैसे एक्सप्लेन करें कि अच्छा यहाँ पे नियोटेनी हो रहा है या यहाँ पर पीडोजेनेसिस हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली नियोटेनी और पीडोजेनेसिस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बेसिस पे नियोटेनी और पीडोजेनेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नियोटेनी की, नियोटेनी, अब नियोटेनी बेसिकली क्या होता है उसको समझते हैं। अगर कोई अडल्ट है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अडल्ट फॉर्म में है और उसके अंदर मुझे लार्वा के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है या वो अडल्ट अपने अंदर लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स को या एम्ब्रियोनिक ट्रेट को अपने अंदर रिटेन करके रखता है, तो इस कंडीशन को या इस प्रोसेस को बोलते हैं नियोटेनी। ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपने अडल्ट फॉर्म में है लेकिन वो अपने अंदर लार्वा के कैरेक्टर्स को रिटेन करके रख रहा है। ठीक है। कि जो लार्वा के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने अंदर बचा के रखता है या उसके अंदर लार्वा के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे नियोटेनी। ठीक है। लेकिन अगर वही पीडोजेनेसिस की बात करें, पीडोजेनेसिस, तो पीडोजेनेसिस में होता क्या है कि यहां पर कोई लार्वा है। ठीक है। यहां पर बेसिकली क्या है, लार्वा है। ठीक है। और इस लार्वा के अंदर, ये जो लार्वा है, इस लार्वा के अंदर आप देखेंगे कि ये सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। ठीक है। यूजुअली जो लार्वा है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता। लार्वा रिप्रोडक्टिवली बेसिकली बोल सकते हैं मैच्योर नहीं होता, यानी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अगर लार्वा के अंदर वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, सेक्सुअली मैच्योर हो जाए मतलब कि उसके जो गोनड्स हैं, उसके गोनड्स हैं वो डेवलप हो जाएं जिसकी वजह से वो बेबी प्रोड्यूस कर सके, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पीडोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है। यानी लार्वा के अंदर आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी देखने को मिल जाए या लार्वा सेक्सुअली मैच्योर होके रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं पीडोजेनेसिस। ठीक है। तो ये तो था डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम समझेंगे कि इनके बीच में मेजर क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से इसको हम एक्चुअली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उससे पहले ये सारी चीजों को एक बार जो हमने लिखा है उसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो नियोटेनी है इसका मतलब क्या है, रिटेंशन करना, रिटेन करना, बचा के रखना। ठीक है। क्या चीज को, लार्वा या एम्ब्रियोनिक ट्रेट को, लार्वा कैरेक्टर या एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर को अपने अंदर बचाए रखना, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नियोटेनी बोलेंगे। ठीक है। लेकिन पीडोजेनेसिस का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स, गोनाड्स के डेवलपमेंट को या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय इमेच्योर लार्वल एनिमल, यानी कि लार्वा की द्वारा अगर वो एनिमल्स यंग वंस का प्रोडक्शन कर रहा है या उसके अंदर बेसिकली बोले कि गोनट्स डेवलप हो चुके हैं, तब उसको बोलेंगे पीडोजेनेसिस। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम समझेंगे कि इनके बीच में मेजर क्या डिफरेंस होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, ध्यान रखना है, अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, ठीक है, सो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली हमें दो टाइप को का डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें दो टाइप का, उसकी बॉडी के अंदर दो टाइप के डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। ठीक है। जिसमें से जो पहला डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक डेवलपमेंट। इसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक डेवलपमेंट। लेकिन जो दूसरा डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। अब ये जो सोमैटिक डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है, बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। यानी इनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंट रोल कैसे होता है उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले समझते हैं सोमैटिक डेवलपमेंट या रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट क्या होता है। सोमैटिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी।
ठीक है। बॉडी के अंदर से सपोज करो अपेंडेजेस का डेवलपमेंट, आइज का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद लंग्स का बनना हो गया, गिल्स का बनना हो गया, इस तरीके का जो भी डेवलपमेंट है वो आपके सोमेटिक डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो गोनड्स का डेवलपमेंट है, ठीक है, जो आपकी जैसे सपोज करो टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गया, इस तरीके से जो गोनड्स हैं उनका जो डेवलपमेंट हो गया वो क्या कहलाएगा, आपका रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कहलाएगा, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है कि हम यहां पर बेसिकली बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ गोनड्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गोनड्स। अब ध्यान रखना है कि जो गोनड्स का डेवलपमेंट है या सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा बॉडी में किसी भी तरीके का और जो डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा आपका सोमेटिक डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सोमेटिक डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले एक ह्यूमन के एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर उसको क्या कर देंगे कि बेसिकली हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे नियोटेनी और पीडोजेनेसिस के बेसिस पर, ठीक है। तो सपोज करो, मान लेते हैं कि एक ह्यूमन बेबी है, ठीक है, ह्यूमन बेबी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें उन दोनों टर्म्स के बीच का एक्चुअल जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ह्यूमन बेबी है, ठीक है। अब इस ह्यूमन बेबी में हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक एज लिमिट हमने सेट की और एज लिमिट हमने मान लिया कि 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स। हम ऐसा 18 ईयर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो 18 ईयर्स के बाद जो ह्यूमन है या जो मेल है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, अब वो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है या रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ऐसा मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। 18 ईयर्स को एज अ आइडियल कंडीशन में हमने मान लिया, ठीक है, कि एक ह्यूमन बेबी है जो 18 ईयर्स पे क्या हो जाएगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा। ये इस कंडीशन में सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या है, ये अडल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या अडल्ट रहे उसके बाद ये अडल्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 ईयर्स के बाद हम मानते हैं कि अब ये अडल्ट की कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, जैसे सपोज करो कि इससे पहले इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे कि ये इसका जो फेस है बेसिकली बेबी के जैसा देखने में लग रहा था, बच्चे जैसा दिख रहा था, स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे। इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, यानी जब वो बच्चे की फॉर्म में होगा, बेबी फॉर्म में होगा, तो ये सेक्सुअली इमेच्योर होगा, ठीक है। अब समझते हैं जो हमें नियोटेनी या फिर हमें पीडोजेनेसिस जो समझना है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन है, वो अडल्ट हो चुका है, यानी 18 ईयर्स के पार हो चुका है, वो अडल्ट हो चुका है, लेकिन वो देखने में या उसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स अभी भी प्रेजेंट हैं, वो सारे कैरेक्टर्स अभी भी प्रेजेंट है जो बेबी फॉर्म में थे। यानी जब वो बेबी था उस समय उसके अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स हमें दिख रहे थे वो कैरेक्टर्स अडल्ट होने के बाद भी उसके अंदर दिख रहा है, ठीक है। यानी अडल्ट तो हो चुका है लेकिन उसके अंदर वो सारे वही कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे जब वो बेबी फॉर्म में था, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि नियोटेनी है, यानी अडल्ट तो हो ही चुका है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन वो देखने में बहुत बेबी जैसे लगते हैं, बच्चे जैसे लगेगा कि यार ये तो बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअल में उनकी एज काफी ज्यादा होती है, ठीक है। सो यहां पर क्या है कि अडल्ट हो चुका है वो, लेकिन अभी भी उसके अंदर क्या है कि एम्ब्रियोनिक क्या बोल सकते हैं, लार्वल कैरेक्टर्स वो शो कर रहा है। तो अडल्ट फॉर्म में भी अगर वो लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन करके रखता है तब तो उस कंडीशन को बोलेंगे नियोटेनी, तब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नियोटेनी, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म नियोटेनी शो कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म नियोटेनी शो कर रहा है उसके अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो एक सर्टेन एज के बाद ही होगा। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म नियोटेनी शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी 18 साल के बाद ही होगी, तो जरूर इससे पहले भले ही ये बेबी लाइक कैरेक्टर शो कर रहा है लेकिन 18 साल से पहले ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो नियोटेनी के अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो एक सर्टेन एज या सर्टेन लाइफ स्पेन जीने के बाद आता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, ये एक डिफरेंस हो जाएगा। सो नियोटेनी क्या है कि अडल्ट के अंदर लार्वल लाइक कैरेक्टर या एम्ब्रियोनिक ट्रेट का प्रेजेंट होना, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मैच्योरिटी एक सर्टेन एज के बाद ही शो करेंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं पीडोजेनेसिस की बात करूं तो पीडोजेनेसिस में क्या होगा कि सपोज करो अगेन यहां पर कोई एक ऑर्गेनिज्म है,
ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, सपोज करो ये एक सर्टेन एज है, ये मान लेते हैं सर्टेन एज है, फॉर एग्जांपल 18 साल ही ले लेते हैं सो दैट कि आपको समझने में आसान हो जाए। मान लेते हैं 18 साल से पहले वो लार्वल फॉर्म में है, ठीक है, और 18 साल के बाद वो क्या है, अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर होगा क्या है, इस वाले कंडीशन के अंदर, पीडोजेनेसिस के अंदर, कि जो ऑर्गेनिज्म है 18 साल से पहले ही, यानी बेसिकली नियोटेनी में क्या हो रहा था कि 18 साल से पहले सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आ रही थी, यानी भले ही वो बच्चे जैसा कैरेक्टर अडल्ट की फॉर्म में भी शो करे, लेकिन वो सेक्सुअली मैच्योर 18 साल के बाद ही होगा। लेकिन ये पीडोजेनेसिस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लार्वल फॉर्म के अंदर ही सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअल मैच्योर, यानी अब ये लार्वल है, लार्वल कंडीशन में ही है, और इसी समय ये क्या है, सेक्सुअली मैच्योर भी हो चुका है, यानी अब ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। लेकिन इस फॉर्म में, जब ये लार्वल फॉर्म में था, तब ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं था, ये ध्यान रखना है, तब ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं था। सेक्सुअली मैच्योर एक सर्टेन एज के बाद ही हो रहा था, लेकिन यहां पर ये सेक्सुअल मैच्योरिटी एक एज लिमिट से पहले ही आ रही थी, यानी वो लार्वल फॉर्म में मैच्योर हो रहा था, ठीक है। वो अडल्ट होने का वेट ही नहीं कर रहा था, अडल्ट से पहले ही मैच्योर हो चुका है, यानी इस फेज में वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, वो रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें कि यहां पर पीडोजेनेसिस और नियोटेनी में क्या डिफरेंस है, सो हम ये देखेंगे कि यहां पे जो अडल्ट है, अडल्ट के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी एक सर्टेन के बाद आएगी, और अडल्ट के अंदर आप देखेंगे कि लार्वल कैरेक्टर होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि सेक्सुअल मैच्योरिटी लार्वल फॉर्म में ही देखने को मिल जाती है, यानी यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव या बोल सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो एक्सेलरेट हो जाती है, वो अडल्ट होने का वेट नहीं करती, अडल्ट से पहले ही, अडल्ट होने से पहले ही वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो दो प्रोसेस है, नियोटेनी और आपका पीडोजेनेसिस, बेसिकली अपने आप नहीं होता, इन दोनों को करवाने के लिए बेसिकली बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इस तरीके के फिनोमिना को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि यहां पर नियोटेनी के केस में क्या होता है कि जो भी एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होते हैं बहुत ज्यादा फेवरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है, फूड अबंडेंस अमाउंट में होता है, यहां पर फूड अबंडेंस अमाउंट में होता है। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो कि मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और एब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर नियोटेनी हो रहा है वो आपको डीप वाटर्स के अंदर देखने को मिलता है, और डीप वाटर्स में लो टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। तो लो टेम्परेचर की वजह से यहां पर बेसिकली मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता, बिकॉज थायरॉक्सिन हार्मोन की जो अमाउंट है या ये क्या है आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं यहां पे पीडोजेनेसिस के केस में, तो पीडोजेनेसिस के केस में जो कंडीशन होती है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है, ठीक है। कंडीशंस कैसी होती है यहां पे, लिमिटेड होती है, या बोल सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो इनके फेवर में नहीं होती, ठीक है। फूड का अमाउंट बहुत कम होता है, जिस पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी सूखने के कगार में आता है। तो इस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म सोचता है कि यार बड़े होने से पहले क्या है अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लिया जाए, जिसकी वजह से क्या है जब हमारे नंबर्स बने रहेंगे तो हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहेगा, इसलिए क्या है सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं पहले ही, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो बेसिकली ये चीज है जो आपको समझना है, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको यहीं बता देता हूं, उसके बाद क्या है लास्ट में पीपीटी की मदद से सारी चीजें हम समझ लेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो पीडोजेनेसिस या फिर अगर हम बात करें जो नियोटेनी है, नियोटेनी के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर या बात करें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनमें तो मैंने बता ही दिया आपको कि फूड अबंडेंस में होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम होता है क्योंकि वो डीप और लो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो यहां पर बेसिकली नियोटेनी या मेटामॉर्फोसिस के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को मेटामॉर्फोसिस करना है यानी लार्वल फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है
प्लस उसके बाद जो लार्वा है उसके जो टिश्यूज हैं उस हार्मोन के लिए कितना रिस्पॉन्सिव है वो भी जरूरत होती है, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि मेटामॉर्फोसिस के लिए दो चीजें जरूरत है, ठीक है। एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन, और दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लार्वल टिश्यू, कि आपका लार्वल टिश्यू थायरॉक्सिन के लिए कितना रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है, ठीक है। तब जाके बेसिकली मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब अगर हम बात करें एक्सोलोटल लार्वा की, बेसिकली क्योंकि यहां पर हम जो नियोटेनी पढ़ने वाले हैं एक्सोलोटल लार्वा के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो जो एक्सोलोटल लार्वा है वो क्या है, डीप वाटर के अंदर रहता है। तो जब डीप वाटर्स में रहेगा तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्या है कि लार्वल फॉर्म में ही रह जाता है। लेकिन अगर लार्वल फॉर्म के अंदर क्या है, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए जहां पर हमने बाहर से थायरॉक्सिन दिया, तो जब बाहर से थायरॉक्सिन दिया तो हमने देखा कि वो मेटामॉर्फोसिस करके बेसिकली क्या है, सैलामेंडर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर जहां पर ये थायरॉक्सिन नहीं है, या इवन बहुत बार ऐसा देखा गया कि थायरॉक्सिन हार्मोन हमने दिया लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन देने के बाद भी वो क्या है, मेटामॉर्फोसिस नहीं कर रहा है, वो नियोटेनी फेज में है या लार्वल फेज में ही रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट नियोटेनी बोलते हैं, ठीक है। सो ये कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन अवेलेबल होने के बावजूद भी क्या है, उसके जो टिश्यू है लार्वा के, वो रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं कर रहे थे, इसलिए वो क्या है कि वो लार्वल फॉर्म से किस में कन्वर्ट नहीं हुआ, अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ध्यान रखना है, मेटामॉर्फोसिस के लिए ये दो चीजें जरूरत है। पहली चीज तो थायरॉक्सिन होनी चाहिए, और उसके अलावा कि जो लार्वा के टिश्यू है वो थायरॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिवनेस भी शो करना चाहिए। मान लेते हैं थायरॉक्सिन है बट उसका जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वो क्या है, तो भी कन्वर्ट नहीं होगा अडल्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज आपको इतनी सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को पीपीटी की मदद से फटाफट समझ लेते हैं, क्योंकि यही सारी कहानी है जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे मैंने डिफरेंस बना रखा है, डिफरेंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोमैटिक ग्रोथ की, ठीक है, सोमैटिक बॉडी ग्रोथ की बात करें, तो सोमैटिक अगर बॉडी ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो सोमैटिक बॉडी ग्रोथ में मुझे क्या देखने को मिल जाता है कि नियोटेनी में जो सोमैटिक ग्रोथ होता है बहुत स्लो होता है। बहुत स्लो होने की वजह से क्या है, वो लार्वल फॉर्म में ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन पीडोजेनेसिस में सोमैटिक ग्रोथ नॉर्मल होता है, अगर वो बेसिकली लार्वल फॉर्म में मतलब कि रिप्रोडक्टिवली मतलब एक्टिव ना हो तो नॉर्मली वो क्या है, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है। लेकिन अगर वही रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन की बात करूं तो नियोटेनी में रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन नॉर्मल रेट से होता है, मींस कि 18 साल के बाद ही हो रहा था, ठीक है। बस एग्जांपल बोला 18 साल, ये आप याद मत कर लेना कि 18 साल के बाद ही होगा, इतना, ये सिर्फ जस्ट एक फिगर, मैंने एक इमेजनरी फिगर है ये, ठीक है। सो यहाँ पे क्या एक सर्टेन टाइम के बाद ही वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है पीडोजेनेसिस में कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत तेजी के साथ, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो लार्वल फॉर्म में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर प्री मैच्योर होगा, मींस कि लार्वल फॉर्म में ही ये रिप्रोडक्टिवली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इवोल्यूशनरी एडवांटेज की बात करें तो इवोल्यूशनरी एडवांटेज का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में, नियोटेनी कंडीशन में अडल्ट बनने पे हो सकता था बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते, तो वो क्या है कि लार्वल फॉर्म में ही रह जाता है, जिसकी वजह से जो अडल्ट की फॉर्म में बनने से जो चैलेंजेस उसको आते, वो चैलेंजेस वो नहीं फेस करता, ठीक है। नेक्स्ट, साथ के साथ ये क्या है कि मेटामॉर्फोसिस के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को भी वो सेव कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो पीडोजेनेसिस है उसके अंदर वो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ करवाता है। अब क्यों करवाता है, क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो टेम्पररी होता है, या बोल सकते हैं डिकेइंग नेचर का हो रहा होता है, जहां पर वो अपने आप को डेवलप फास्ट करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट, की मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि इनका जो फिजिकल ग्रोथ होता है डिलेड होता है, जिसकी वजह से अडल्ट में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ट्रंकेटेड डेवलपमेंट होता है ड्यू टू अर्ली प्यूबर्टी, ठीक है। यहाँ पे प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है तो डेवलपमेंट भी स्टंटेड टाइप का ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आपको नियोटेनी एक्सोलोटल में देखने को मिल सकता है, नेक्ट्यूरस में देखने को मिल सकता है, प्रोटियस में देखने को मिल सकता है। लेकिन वही अगर हम बात करें पीडोजेनेसिस तो आपको गॉल मेजेस में देखने को मिल सकता है, लिवर फ्लूक हो गया, या फिर सर्टन ट्रंकेट्स हो गए जिसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अब अगर हम एक्सोलोटल की बात करें, अब ये आ गया हमारे पास एक्सोलोटल लार्वा,
तो ये जो एक्सोलोटल लार्वा बेसिकली आप बोल सकते हैं कि बहुत कॉमन एग्जांपल है नियोटेनी का, जो आपको समझना है, ठीक है। सो बस यही मैंने लिखा है कि जो एक्सोलोटल लार्वा है क्लासिकल एग्जांपल है नियोटेनी का, ये चीज आपको याद रखना है, और पीडोजेनेसिस का भी, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पर इसको किस में रखते हैं, नियोटेनी के कैटेगरी में रखते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और ये क्या है कि जीनस एम्बियोस्टोमा को बिलोंग करता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। ये जो जनरली जो स्पीसीज है वो गो थ्रू द गिल्ड स्टेज, यानी ये बेसिकली ये जो स्पीसीज है इस स्पीसीज के अंदर आपको गिल्स देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर गिल्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एक्सोलोटल है वो बिकम सेक्सुअली मैच्योर विदाउट अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस रिटेनिंग द गिल्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट। मतलब क्या है कि ये जो एक्सोलोटल लार्वा है वो बेसिकली क्या है, सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एक्वेटिक जो उसके लार्वल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि गिल्स का हो गया, एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो इसका अडल्ट फॉर्म है सैलामेंडर वो लैंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाता है और इसके अंदर बेसिकली आप बोलेंगे तो लार्वल कैरेक्टर प्रेजेंट भी रहता है, इसलिए इसको नियोटेनी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसको याद रखना है। जनरली एक्सोलोटल का सिंपल मतलब होता है फूड सोर्स के तौर पे इसको मैक्सिको में यूज करते हैं, और इसका सिंपल मतलब होता है सर्वेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्सोलोटल को जनरली लेबोरेटरीज के अंदर बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या देखा गया कि अगर हम बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर एक्सोलोटल को थायरॉक्सिन प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ये क्या है कि एक्सोलोटल कैन बी इंड्यूस टू मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट ट्रिगर टाइगर सैलामेंडर इफ एनवायरमेंट चेंज टू इंक्लूड ड्राइंग स्वैम्प लैक ऑफ फूड राइज इन वाटर टेम्परेचर। यानी अगर सपोज करो कि ये जो आपका एक्सोलोटल लार्वा है उसको हम ऐसी कंडीशंस देते हैं जिसकी वजह से थायरॉक्सिन इंड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल कि ड्राइंग स्वैम्प यानी जहां पे खाना लिमिटेड है, ठीक है, फूड लिमिटेड है और जो पानी का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वो थायरॉक्सिन इंड्यूस करेगा और थायरॉक्सिन के इंड्यूस होते ही मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, ठीक है। तो एक टर्म है जो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेटामॉर्फोसिस करना होता है तो उसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। सो ये जो आपका हार्मोन थायरॉक्सिन है बेसिकली उसके लिए कैसा क्या चाहिए, आयोडीन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर आयोडीन मिल रहा है तो थायरॉक्सिन बनेगा और उसकी वजह से वो मेटामॉर्फोसिस कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो मेटामॉर्फोसिस है अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे चला जाएगा तो मेटामॉर्फोसिस रुक जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर क्यों रुकेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर में थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ये सारे टर्म्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो आप डायरेक्टली क्या है पीपीटी को मेरे एप्लीकेशन या टेलीग्राम से डाउनलोड करके ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अब मैं बात कर लेता हूं कुछ फैक्टर्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक फैक्टर, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर मैंने आपको बताया था कि जब वो फूड का अबंडेंस होता है उस कंडीशन में वो मेटामॉर्फोसिस करना नहीं चाहता, ठीक है। वो अपने आप को लार्वल फॉर्म में ही रिटेन करके रखता है, ये चीज आपको याद रखना है। अगेन डीप वाटर और जो कोल्ड है उसकी वजह से क्या है कि जो थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन है वो भी रुक जाता है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो सलाइन वाटर नेचर होता है वो भी क्या है नियोटेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके अलावा होता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर आप बेसिकली दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो चीजें क्या ध्यान रखनी है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अलावा जो लार्वा का जो सेल्स होता है, जो टिश्यूज है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नियोटेनी को छोड़ना है उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी, एक तो थायरॉक्सिन और दूसरा क्या है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लार्वल टिश्यू। यानी कि अगर सपोज करो कि मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को थायरॉक्सिन दिया या इवन मान लेते हैं एक्सोलोटल को थायरॉक्सिन दिया फिर भी वो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है कि उसके जो टिश्यूज हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं कर रहा है। तो जब वो रिस्पॉन्सिवनेस शो ही नहीं करेगा तो मेटामॉर्फोसिस करेगा ही नहीं, यानी वो क्या है अगेन लार्वल फॉर्म में ही रहेगा। तो ध्यान रखना है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बेसिकली ये जो मेटामॉर्फोसिस है वो बेसिकली होता कैसे है, तो अगर हम ब्रेन के अंदर बात करें तो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर थायराइड रिलीजिंग यानी
जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होंगे, फिर वो पिट्यूटरी पे जाएगा, पिट्यूटरी के बाद टीएसएच रिलीज करता है, और वो जो थायराइड होंगे थायराइड ग्लैंड पे जाके थायरॉक्सिन रिलीज करेगा, थायरॉक्सिन रिलीज करने के बाद क्या है, फिर वो मेटामॉर्फोसिस करवा देगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ और भी फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल कि जब लार्वल फॉर्म में कोई भी इवन अगर मैं एक्सोलोटल की बात करूं, तो जब एक्सोलोटल लार्वल फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का अमाउंट ज्यादा है तो ये बेसिकली क्या है, ये थायरॉक्सिन के अमाउंट को कम कर देता है या इसको प्रोड्यूस नहीं होने देता, इसके जीन्स को ऑफ करके रखता है। ठीक है, जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये स्विच्ड ऑफ होगा, उस कंडीशन में अगेन फिर ये ज्यादा इसका ये स्विच ऑन हो जाएगा, यानी थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपको इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर इस चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ नियोटेनी। तो अगर हम नियोटेनी की बात करें तो नियोटेनी 3 टाइप को आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक है पार्शियल, दूसरा होता है इंटरमीडिएट, और तीसरा क्या होता है पूरा आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम। ठीक है, सो 3 है, तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्शियल नियोटेनी, तो पार्शियल नियोटेनी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो नियोटेनी है वो किसी टेम्परेरी कॉज की वजह से रुका हुआ है, अगर उस टेम्परेरी कॉज को हटा देंगे तो मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो मेटामॉर्फोसिस है उसके अंदर डिले आ जाता है बिकॉज ऑफ टेम्पररी इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट के अंदर कुछ टेम्पररी बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से थायरॉक्सिन नहीं बन पा रहा है, और अगर वो बदलाव खत्म हो जाएंगे तो वो मेटामॉर्फोसिस कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, और ये कहाँ देखने को मिल जाएगा, टेडपोल्स के अंदर देखने को मिलता है ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट नियोटेनी क्या है, इंटरमीडिएट नियोटेनी बेसिकली आपको एक्सोलोटल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बट अंडरगो इन सुटेबल कंडीशन, मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो सिचुएशन है इंटरमीडिएट के अंदर कि एक सर्टेन कंडीशन जब उसको मिलेगी तभी वो मेटामॉर्फोसिस करेगा, अगर नहीं मिलती है तब वो नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे एक्सोलोटल्स की बात करें कि पूरा एनवायरमेंटल कंडीशन सही होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होना चाहिए और लार्वा का रिस्पॉन्सिवनेस भी होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन मैच होती है तब जाके वो क्या है कि मेटामॉर्फोसिस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और लास्ट में क्या होता है, एक्सट्रीम, या इसको हम टोटल नियोटेनी बोलते हैं। अब इसमें होगा क्या कि ऑर्गेनिज्म को सारी चीजें मिल रही हैं, कि थायरॉक्सिन भी मिल रहा है, सारी एनवायरमेंटल कंडीशन भी ठीक है, फिर भी वो क्या है मेटामॉर्फोसिस नहीं करता। ठीक है, और वो मेटामॉर्फोसिस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो सेकंड कंडीशन थी कि लार्वल टिश्यू का रिस्पॉन्सिवनेस, तो यहाँ पे जो लार्वल टिश्यूज है वो रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है, वो नियोटेनिक फेज में ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, नेक्ट्यूरस के अंदर, साइरिन के अंदर, प्रोटियस के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलता है, यानी इस फॉर्म में वो हमेशा लार्वल फॉर्म में ही रहेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नियोटेनी, कि नियोटेनी का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सो पहले ऐसा माना जाता था, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट है जिसमें से एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था वीजमैन। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो नियोटेनी है जस्ट एक एटाविज्म है। एटाविज्म का मतलब होता है कि रिग्रेशन, या रिग्रेशन का मतलब क्या है कि पुराने कैरेक्टर्स या जो आपके बेसिकली लार्वल कैरेक्टर्स है उसको प्रिजर्व करना। ठीक है, उसको एटाविज्म बोलते हैं। लेकिन बाद में ऐसा माना गया कि हम इसको एज अ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं, या फिर एक नया फिजियोलॉजिकल चेंज मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बोल सकते हो कि जो नियोटेनी है वो एक टाइप का सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन है, या आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिज्म का एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है जो उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है नियोटेनी और पीडोजेनेसिस कंप्लीट होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।